हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों, जो कि अभी सीजीएफ को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, सेकेंड है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन है गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, चौथा ऑप्शन है वर्षा जल की सान्यता के कारण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। तो आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है समान गति होती है, दूसरा ऑप्शन है समान वेग होती है, तीसरा ऑप्शन है समान त्वरण होता है, और चौथा ऑप्शन है समान बल होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराने वाली वस्तुओं की कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा हमारा, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। तो पहला है डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है हार्स पावर, तीसरा है सेंटीग्रेड, और चौथा ऑप्शन है मिलीग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डेसिबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो पहला है जल की शुद्धता, सेकेंड ऑप्शन है जल की गहराई, तीसरा ऑप्शन है जल की बहाव, और चौथा ऑप्शन है जल की मात्रा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल की बहाव को मापा जाता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन वेरी सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड है गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, और चौथा आइंस्टीन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन है वायुमंडल में सान्यता बल बहुत तीव्रता होता है, तीसरा ऑप्शन है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गुरुत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, सेकेंड ऑप्शन है 2 घंटे बाद लौटेगा, तीसरा ऑप्शन है 24 घंटे बाद लौट आएगा, और चौथा ऑप्शन है कुछ निश्चित नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब भी पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो पहला है दूरी की, सेकेंड है समय की, तीसरा है प्रकाश तीव्रता की, और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान की। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसको बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, दूरी की। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। तो प्रकाश तीव्रता का, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत आवेश का, तीसरा है विद्युत धारा का, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो एम्पियर मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है एम्पियर? तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। तो पहला है दूरी की, सेकेंड है समय की, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की, चमक की, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल की। तो पारसेक इकाई आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, दूरी की होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है पास्कल, सेकेंड है डाइन, तीसरा है अग्र, और चौथा है जूल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है कि दाब का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पास्कल। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से
कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पहला है वेग, सेकंड है त्वरण, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है बल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, त्वरण प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है। पहला है ऊर्जा, सेकंड है बल आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा है ये सभी। तो आप जानते हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में, तो आपको टिक लगाना है कि कौन सा हमारा अदिश राशि है। तो इसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऊर्जा अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, तो आपको बताना है बढ़ता है, सेकेंड है घटता है और तीसरा है वही बना रहता है और चौथा ऑप्शन है 45 अक्षांश घट जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? तो पहला है हाइग्रोमीटर, सेकंड है अल्टीमीटर, तीसरा है हाइड्रोमीटर और चौथा है बैरोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो वातावरण दबाव किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने वाली यंत्र को कहा जाता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें से है हाइड्रोमीटर, सेकंड है मोनोमीटर, तीसरा है अल्टीमीटर और चौथा है फादोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। फादोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक है। तो पहला है केल्विन, सेकंड है सेल्सियस, तीसरा है सेंटीग्रेड और चौथा है फ़ारेनहाइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो ताप का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो पहला है हाइग्रोमीटर, सेकंड है मोनोमीटर और तीसरा है फादोमीटर और चौथा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ खाली स्थान का पता लगाने के लिए उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन है वोल्केनो, सेकंड है भूकंप, तीसरा है ज्वार लहरें और चौथा ऑप्शन है भूस्खलन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ यंत्र का किस लिए उपयोग किया जाता है आपको पता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, भूकंप के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कारक है। तो पहला है हॉपकिंस, सेकेंड ऑप्शन है रोन्टगन, तीसरा है मार्कोनी और चौथा है मोर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो एक्सरे का आविष्कारक आपको बताना है। तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रोन्टगन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र हैं। तो पहला है क्रोनोमीटर, सेकंड है एनीमोमीटर, तीसरा है ऑडियोफोन और चौथा है ऑडियोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र आपको बताना है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऑडियोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वाट, सेकंड है एम्पियर, तीसरा है जूल और चौथा है न्यूटन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हम लोग गलत टिक लगा के आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सही टिक लगाना है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? पहला है भाप के इकट्ठा हो जाने से दबाव बढ़ जाता है, सेकेंड ऑप्शन है प्रेशर कुकर का पानी खाना पकाने में सहायता होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर कुकर में भाप व्यर्थ नहीं जाती है और चौथा ऑप्शन है प्रेशर कुकर भारी होता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, भाप के इकट्ठा हो जाने से दबाव बढ़ता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कोहरे में आर पार दिखाई नहीं देता है क्योंकि? आपको बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सेकेंड ऑप्शन है कोहरे का अपवर्तनांक अनंत है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश कोहरों में बूंदों पर परावर्तित होता है और चौथा ऑप्शन है प्रकाश कोहरों में बूंदों द्वारा बिखरा होता है।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि कोहरे में आर पर दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रकाश कोहरे में बूंदों द्वारा बिखरा होता है। अगला क्वेश्चन है, हम बिजली की चमक को पहले देखते हैं और बादलों की कड़क बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आपको बताना है। जिसमें से पहला ऑप्शन है, कान आँखों की अपेक्षा कम संवेदनशील होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, आँखें तुरंत देख लेती हैं। तीसरा ऑप्शन है, ध्वनि नम हवा में कम गति से चलती है। और चौथा ऑप्शन है, प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज़ी से चलती है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बिजली की चमक को पहले देखते हैं और बादल की गड़क को बाद में सुनते हैं, इस कैसा होता है ये। तो इसमें से चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रकाश ध्वनि से ज़्यादा तेज़ी से चलती है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन है, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत। तो आपको बताना है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस राइट हो जाएगा। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है, सापेक्षता का सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन है, न्यूटन का पहला नियम। तीसरा ऑप्शन है, न्यूटन का दूसरा नियम। और चौथा ऑप्शन है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में क्यों गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। सेकेंड ऑप्शन है, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम। और तीसरा ऑप्शन है, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें से आपको बताना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो आपको इनमें से चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अधिक ठंडा पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः इसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। तीसरा ऑप्शन है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है, जमने के बाद पानी के पाइप की धातु गल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसलिए पाइप फटती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। तो पहला ऑप्शन है, कोई भी कार्य नहीं। सेकेंड ऑप्शन है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं। तीसरा ऑप्शन है, गणात्मक कार्य। और चौथा ऑप्शन है, अधिकतम कार्य। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु वह विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरे जगह रखने में असफल रहता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि आपको बताना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शित होता है। और सेकंड ऑप्शन है, बर्फ पानी के जमने से बनती है। तीसरा ऑप्शन है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चौथा ऑप्शन है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव्य है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष। तो पहला ऑप्शन है, सूर्य की ओर दिखाई पड़ता है। सेकंड है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन है, सूर्य की स्थिति पर आधारित न होकर किसी भी दिशा में दिखाई पड़ता है।
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। सेकेंड ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब घटता है। और तीसरा ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व घटता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पहले जितना होगा। सेकेंड ऑप्शन है थोड़ा ऊपर आएगा। और तीसरा ऑप्शन है थोड़ा नीचे आएगा। और चौथा ऑप्शन है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज के स्तर आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। सेकेंड ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तीसरा ऑप्शन है समान वेग से नीचे आ रही हो। और चौथा ऑप्शन है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ता है, किसके कारण पड़ता है आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति का भार क्या होता है, अधिक मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है तेल बहुत हल्का है। सेकेंड ऑप्शन है तेल वाष्पशील है। और तीसरा ऑप्शन है सतह तनाव घटने के कारण। और चौथा ऑप्शन है कैपिलरी क्रिया के कारण। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कैपिलरी क्रिया के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है। तो पहला है नाभिकीय विखंडन। सेकेंड ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। तीसरा है दहन। और चौथा ऑप्शन है कॉस्मिक विकिरण। तो आपको बताना है दोस्तों कि सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है, इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है। तो पहला ऑप्शन है पर्वत के शिखर पर। सेकेंड ऑप्शन है समुद्र तल पर। और तीसरा ऑप्शन है खदान के नीचे। और चौथा ऑप्शन है कहीं भी एक जैसा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि चावल पकाना कहाँ पे कठिन होता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पर्वत के शिखर पर ज़्यादा कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, कोहरा निम्नलिखित में किसका कोलाइडी विलयन है? तो पहला ऑप्शन है गैस के परिक्षिप्त द्रव्य। सेकेंड ऑप्शन है द्रव के परिक्षिप्त गैस। तीसरा ऑप्शन है द्रव के परिक्षिप्त ठोस। और चौथा ऑप्शन है द्रव के परिक्षिप्त द्रव। तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोहरा निम्नलिखित में से किसका कोलाइडी विलयन है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गैस का परिक्षिप्त द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, एक सांवली त्वचा के व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में। तो पहला ऑप्शन है कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तीसरा ऑप्शन है अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। और चौथा ऑप्शन है अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एक सांवली त्वचा के व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है गलनांक। सेकंड है वाष्पन। और तीसरा है क्वथनांक। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो द्रव्य के वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, वाष्पन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में दिखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण है। तो पहला है प्रकीर्णन, सेकेंड है व्यतिकरण, और तीसरा ऑप्शन है विक्षेपण, और चौथा है ध्रुवण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, सेकेंड ऑप्शन है हवा में नमी कम होती है, और तीसरा ऑप्शन है तापमान ऊंचा रहता है, और चौथा ऑप्शन है आकाश साफ नहीं होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा मापता है, सेकंड है तापक्रम मापता है, तीसरा ऑप्शन है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, और चौथा ऑप्शन है किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि थर्मोस्टेट कौन सा यंत्र है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो पहला है हिमांक, सेकंड है क्वथनांक, और तीसरा ऑप्शन है क्रांतिक ताप, और चौथा है त्रिक बिंदु। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा हमारा। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, त्रिक बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, सेकेंड ऑप्शन है क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, और चौथा ऑप्शन है क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान, पहला ऑप्शन है घट जाएगा, और सेकंड ऑप्शन है बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो पहला है तांबा, सेकंड है एल्युमिनियम, तीसरा है सोना, और चौथा है चांदी। तो आपको बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा में संचरण की विधि है। तो पहला है चालन, सेकंड है संवहन, और तीसरा है विकिरण, चौथा है ये सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऊष्मा के संचरण की विधि है, तो ये सभी ऊष्मा का संचरण का विधि होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। तो पहला ऑप्शन है चालन, सेकंड है संवहन, तीसरा है विकिरण, और चौथा है ये तीनों। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, चालन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है। तो पहला है संवहन, सेकंड है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है संयन, और चौथा ऑप्शन है ताप विनिमय। तो आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विकिरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, सेकंड है अवरक्त किरण, तीसरा ऑप्शन है कॉस्मिक किरण, और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय किरण। तो आपको जल्दी से टिक लगाना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा किरण गर्म कर देता है आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित
या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है कहलाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, सेकेंड है अवशोषित ऊष्मा, तीसरा है उत्सर्जित ऊष्मा और चौथा है गुप्त ऊष्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आपको बताना है कि किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वह क्या कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है समतापी परिवर्तन में। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा अपरिवर्तित, सेकेंड ऑप्शन है ताप अपरिवर्तित रहता है, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा व ताप दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए कौन कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो पहला ऑप्शन है तापमान को कम करना, सेकेंड ऑप्शन है हिमायन ताप को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है एक समान तापमान बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है गलनांक को घटाना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन है उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, तीसरा ऑप्शन है उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं और चौथा ऑप्शन है पानी का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, पानी का घनत्व 4 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, सेकेंड ऑप्शन है समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण, तीसरा ऑप्शन है जल की विशिष्ट ऊष्माधारी काफ़ी अधिक होता है और चौथा ऑप्शन है जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इनमें से आपको चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारी काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। तो पहला है बाह्य ताप पर, सेकेंड ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता पर और तीसरा ऑप्शन है वायु पर, चौथा है इन सभी पर। तो आपको बताना है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर रहता है। तो ये तीनों पर निर्भर रहता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक, पहला ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड होता है, सेकेंड ऑप्शन है पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन है अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है और चौथा है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो जल का क्वथनांक आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 100 सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है। तो पहला ऑप्शन है क्वथनांक, सेकेंड है गलनांक, तीसरा ऑप्शन है वाष्पन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गलनांक। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो पहला ऑप्शन है निर्वात, सेकेंड है ठोस, तीसरा है द्रव्य और चौथा है गैस। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ठोस। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल है। तो पहला ऑप्शन है 664 मीटर प्रति सेकंड, सेकेंड ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है दोस्तों कि वायु में ध्वनि की चाल आपको पूछा गया है
जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है 10 मीटर, सेकेंड है 17 मीटर और चौथा ऑप्शन है 24 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको टिक लगाइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 17 मीटर तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है लगभग 10 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है लगभग 30 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है लगभग 100 डेसिबल। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर टिक लगाना है दोस्तों। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लगभग 10 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि अधिकतम गति से चलती है। तो पहला ऑप्शन है जल में, सेकेंड है स्टील में, तीसरा ऑप्शन है शून्य में और चौथा है हाइड्रोजन में। तो आपको बताना है कि ध्वनि अधिकतम गति से चलती है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, स्टील में चलती है। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला है अंतरिक्ष यात्री द्वारा, सेकेंड है डॉक्टरों द्वारा और तीसरा है इंजीनियरों द्वारा और चौथा ऑप्शन है नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सोनार एक यंत्र है, इसलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है दबाव बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, सेकेंड ऑप्शन है पैरों से उत्पन्न ध्वनि की अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, तीसरा ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण, सेकेंड है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय की अनुपस्थिति के कारण। अगला है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो पहला ऑप्शन है तीव्रता, सेकेंड है तारवत्व, तीसरा है गुणवत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, त्वरत्व या पिच। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना का उदाहरण है। तो पहला है रमन प्रभाव का, सेकेंड ऑप्शन है जल थॉम्सन प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है क्रॉम्पटन प्रभाव का और चौथा ऑप्शन है डपलर प्रभाव का। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, डपलर प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है, परश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो पहला ऑप्शन है 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे, सेकेंड ऑप्शन है 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे और तीसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे और चौथा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है।
तो पहला है रेडियो तरंग, सेकेंड है सूक्ष्म तरंग, तीसरा है अवरक्त तरंग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि रात्रि दृष्टि उपकरण कौन सा है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि का परिवर्तन, सेकंड है ध्वनि का अपवर्तन, तीसरा है ध्वनि का अवशोषण और चौथा ऑप्शन है ध्वनि की चाल। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिध्वनि का कारण है, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ध्वनि का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। पहला है द्रव्यमान, सेकंड है ध्वनि, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है विभवांतर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन उतनी सरल क्वेश्चन भी है। तो आपको बताना है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या लेकर चली जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो पहला है परावर्तन, सेकंड है अपवर्तन, तीसरा है ध्रुवण और चौथा ऑप्शन है विवर्तन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विवर्तन। अगला क्वेश्चन है अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, तो पहला है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, सेकेंड है 10,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और तीसरा है 1,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, चौथा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो आपको बताना है कि अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। तो पहला है अनुप्रस्थ, सेकंड है अनुदैर्ध्य, तीसरा ऑप्शन है अप्रगामी और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को डन कर चुके हैं। तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो पहला है 20 से 30 डेसिबल, सेकेंड है 30 से 40 डेसिबल, चौथा ऑप्शन है 50 से 60 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 90 से 100 डेसिबल। तो आपको बताना है दोस्तों कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, सेकेंड है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन और चौथा है ध्रुवण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो पहला है मृग मरीचिका, सेकंड है हीरे की चमक, तीसरा है प्रिज्म से प्राप्त है स्पेक्ट्रम और चौथा ऑप्शन है प्रकाश तंतु। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से किस प्रकार का कथन सत्य है। तो पहला है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, सेकेंड ऑप्शन है पैरावैग्निक रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है बैगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होती है और चौथा ऑप्शन है लाल रंग की आवृत्ति बैगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन सत्य हो जाता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। तो पहला है परावर्तन, सेकंड है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन और चौथा है ध्रुवण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होने का पुष्टि कौन सा करता है आपको बताना है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो पहला ऑप्शन है पानी के प्रकाशीय अपघटन से, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरिक ग्लिसरिक अम्ल से और चौथा ऑप्शन है पर्णहरित से। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होता है।
तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पानी के प्रकाशीय अपघटन से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पृष्ठ का ताप है। तो पहला ऑप्शन है 5800 केल्विन, सेकेंड ऑप्शन है 4800 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 6800 केल्विन और चौथा ऑप्शन है 3800 केल्विन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सूर्य के पृष्ठ का ताप है आपको बताना है, तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 6800 केल्विन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश परिवर्तन का, सेकंड है प्रकाश विक्षेपण का, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश अपवर्तन का और चौथा ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन का। तो मरीचिका किसका उदाहरण है आपको बताना है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है मरीचिका। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तो इनमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो आपसे पूछा गया कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो पहला है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो पहला है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन बी और तीसरा है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पर सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो पहला है केवल जल बिंदु से प्राप्त प्रकाश प्रकीर्णन, सेकेंड है केवल जल बिंदु से सूर्य प्रकाश का परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है केवल जल बिंदु से सूर्य प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है जल बिंदु से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो आकाश का सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जल बिंदु से सूर्य प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इससे एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है। तो पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल व पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, सेकेंड ऑप्शन है दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब और तीसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, चौथा ऑप्शन है आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, दृष्टिपटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्याता किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, सेकंड है प्रकाश का विक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोलकर वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़ों में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, सेकेंड है अपसारी लेंस, तीसरा है समतल अभिसारी लेंस और चौथा है समतल अपसारी लेंस। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है।
अगला क्वेश्चन है, बाह्य आंतरिक में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो पहला है सफ़ेद, सेकंड है नीला, तीसरा है काला और चौथा है लाल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो पहला है रेटिना, सेकेंड ऑप्शन है कार्नियल और तीसरा ऑप्शन है आइरिस और चौथा है आईबॉल। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पहला है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में हो, सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वी बीच में हो, तीसरा ऑप्शन है सूर्य बीच में हो या चौथा ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में हो। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? तो पहला है प्रकाश का परिवर्तन, सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सिलेंडरी लेंस, सेकंड ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सेकेंड ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तीसरा ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है उगते व डूबते समय सूर्य का ताप अधिक होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में पीछे दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकंड है समतल उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो आपको बताना है कि मोटर कार में जो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस वह होती है जो पहला है किरणें फैलाता है, सेकंड है किरणें एकत्रित करता है, तीसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और चौथा ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बताना है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो, तो कौन सा होता है? तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्निया, सेकेंड है लेंस, तीसरा है रेटिना और चौथा है पूरी आँख। तो आपको सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से आपको सही आंसर टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कार्नियल को प्रतिरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है? पहला है 2, सेकंड है 1, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, सेकंड है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है जल के नीले रंग के कारण और चौथा ऑप्शन है जल के ऊपरी सतह के कारण। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा,
आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या कहलाता है? तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, सेकेंड है दूरदृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दूरदृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रो का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो पहला है न्यूटन का कर्णिका सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है व्यतिकरण का सिद्धांत और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो पहला है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है समतल उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है समतल उत्तल लेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पहला है परावर्तन, सेकेंड है प्रकीर्णन, तीसरा है अपवर्तन और चौथा है उत्प्लावन। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो पहला है विवर्तन परिघटना पर, सेकेंड ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर, तीसरा ऑप्शन है व्यतिकरण परिघटना पर और चौथा ऑप्शन है घूर्णन परिघटना पर। तो सही आंसर पर आपको टिक लगाना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, पहला ऑप्शन है दूर को वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सेकेंड ऑप्शन है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तीसरा ऑप्शन है वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं और चौथा ऑप्शन है वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। तो सही आंसर पर टिक लगाना है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।